बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का हमारा आज लेक्चर नंबर 1 होगा। तो एक बार हम दोबारा से सिलेबस देख लेते हैं एफआईए का। देखिएगा, जो एफआईए का असिस्टेंट डायरेक्टर का सिलेबस है उसमें मैथमेटिक्स जो है वो 16 मार्क्स की है, 16 मार्क्स। और ये मैथमेटिक्स जो है, ये देखिए, ये ऑफिशियल सिलेबस है। इसमें जो एरियाज मेंशन है वो अलजबरा, रेशियोज, परसेंटेजेस एंड अरिथमेटिक मीन्स शामिल है। मतलब कि मैथ के उन्होंने हमें एरियाज भी बता दिए हैं कि मैथ किन एरियाज में से पूछी जाएगी। सिमिलरली हम इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन एफआईए इंस्पेक्टर का देख लेते हैं। उसमें मैथमेटिक्स जो है वो 20 मार्क्स की है। इंस्पेक्टर में 20 मार्क्स की है। जो एडी है उसमें 16 मार्क्स की है। एडी में 16 मार्क्स की इसलिए है क्योंकि हर चीज उसमें 16 करके एफआईए एक्ट भी पूछा जाएगा उसके 16 मार्क्स निकालने में। इन सारे पोर्शन में से 4 नंबर कम करके और 16 मार्क्स का जो है वो बनाया हुआ है एफआईए का है। इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन में एक्ट नहीं आना, तो यहाँ पे जो मैथ है वो 20 मार्क्स की आएगी। इंस्पेक्टर का सिलेबस हम देख लें तो उसमें भी सेम जो है वही 4 एरियाज हैं, अलजबरा, रेशियोज, परसेंटेजेस और अरिथमेटिक मीन्स। इन्हीं 4 पोर्शन में से आप जो एफपीएससी का कोई भी टेस्ट हो, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का हो, चाहे वो एएसएफ असिस्टेंट डायरेक्टर जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का हो, तो उसमें जो मैथमेटिक्स है वो पूछी जाती ही है। जस्ट लाइक इंग्लिश, मैथमेटिक्स भी एक उसका लाजमी तौर पे पार्ट होता है। बाकी सब्जेक्ट्स की रोटेशन हो सकती है, लेकिन आप किसी भी एग्जाम में अपेयर होंगे, मैथमेटिक्स आपको क्लियर करनी ही पड़ेगी। अब मैथमेटिक्स के बारे में ये है कि कुछ लोगों को ये सब्जेक्ट जो है वो बड़ा रफ लगता है। अब चाहे सब्जेक्ट रफ है या नहीं है, आपको ये क्लियर करना ही है। जैसे बाकी पोर्शंस को आपको तैयार करना है, इसी तरह इस पोर्शन को भी तैयार करना ही आपको पड़ेगा। आपकी मजबूरी है, एग्जाम का हिस्सा है। और जब तक अगर आप इसके ऊपर ग्रिप नहीं हासिल करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका मेरिट के अंदर आना। तो ये बाय प्रैक्टिस हो जाता है। इजी जो है वो पोर्शन होता है, इतना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते अगर हम पास पेपर्स में भी देखें। लेकिन तब तक हमें मुश्किल लगेंगे जब तक हम सीखेंगे नहीं, जब तक हमें पता नहीं चलेगा क्वेश्चन में क्या पूछा गया और उसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो वो हमें ऐसे लगेगा कि हमारे सामने कोई पहाड़ खड़ा है। लेकिन जब हम इन चीजों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे लिए ये चीजें आसान हो जाएंगी। अब मैथमेटिक्स के हमने देखा कि 4 पोर्शन है, तो 1 बाय 1 हमारा हर पोर्शन के ऊपर एक एक लेक्चर होता जाएगा। एक लेक्चर हमारा रेशियोज के ऊपर होगा, बल्कि रेशियोज 2 तरह की होती हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसके ऊपर हमारे 2 लेक्चर होंगे रेशियोज। सिमिलरली अरिथमेटिक मीन, जिसको एवरेज निकालना भी कहते हैं, एक लेक्चर हमारा अरिथमेटिक मीन और एवरेज के ऊपर होगा। और इसमें मैं आपको जो बेसिक तरीका कार है निकालने का वो भी बताऊंगा, और जो पास पेपर के क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर्स में आ चुके हैं वो भी मैं आपको समझाता जाऊंगा साथ साथ। और इस तरह कुछ हम लेक्चर्स के थ्रू भी कवर करेंगे। और अब जो डेली बेसिस पे मैं जो आपको पास पेपर देता हूँ जो सॉल्व होता है और ऑलमोस्ट वो एरर फ्री होता है, जो गलतियां होती हैं या बल्कि साथ डिटेल भी उसमें लिखी होती है, उसके जो मैथ के क्वेश्चन होंगे वो भी आपने डेली बेसिस पे सॉल्व करने हैं। अगर एक हफ्ता हमारा मैथ चलता है तो आप 6 से 7 पेपर्स के जो मैथ के क्वेश्चन होंगे वो हर क्वेश्चन को आपने हल करना होगा। आप अपने तौर से ट्राई करेंगे उन क्वेश्चन को हल करने की। कोई नहीं आएगा तो आप ग्रुप में पूछ लेंगे, और अगर ग्रुप में किसी को नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगा। और फिर मैं कोशिश भी ये करूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे
वो जो 20 क्वेश्चन है पेपर में, उनका सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, लेकिन उससे पहले आप अपनी कोशिश जरूर करेंगे उन क्वेश्चंस को हल करने की, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है, आप मेरे से सुन लेंगे, आपको लगेगा कि आपको आ गया, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से नहीं ना गुजारेंगे मैथ को, तब तक वो आपको नहीं आएगा, पेपर में आपको भूल जाएगा। तो कोशिश करें कि ये जो 6-7 दिन हम मैथमेटिक्स से ऊपर लगाएं, उसके अंदर आप मैथमेटिक्स को अपने हाथ से गुजारें, क्वेश्चंस को अपने हाथ से करें। जो आपको पास पेपर दूं उसके 20 के 20 क्वेश्चन अपने हाथ से करने की कोशिश करें। अगर 8 होते हैं, 10 होते हैं आपसे, बाकी ग्रुप फेलो से पूछ लें, मेरे से पूछ लें ग्रुप के अंदर, और एट द एंड ऑफ द डे उनका मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट इसी तरह एक जो लेक्चर है हमारा वो होगा परसेंटेजेस के ऊपर। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, पास पेपर में परसेंटेज के कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, और एक हमारा जो है वो हो जाएगा लेक्चर अलजबरा के ऊपर। तो बेसिक बेसिक जो इनके हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा, और उम्मीद है कि आप इजीली जब एग्जाम में अपेयर होंगे तो 20 में से जो है 18, अगर 18 ना भी करें तो 16 तक तो मार्क्स इजीली आप ले जाएंगे। इसके अलावा 4 पोर्शन हमें एफपीएससी ने बता दिए कि इन पोर्शन में से हम पूछेंगे। आमतौर पे वैसे एफपीएससी उन 4 पोर्शंस को फॉलो भी करता है, पिछले सालों में ना किया हो, लेकिन अब के जो 2 सालों में पेपर हुए हैं, पिछले साल में 3 पेपर हुए थे, एफआईए का, आईबी का और एएसएफ का, और इस साल अभी तक एएसएफ का पेपर हुआ है, तो उसमें इन्होंने ट्रेंड को फॉलो किया, बल्कि अब वाले पेपर में तो इतने तक ट्रेंड फॉलो किया हुआ था कि 5-5 नंबर का चारों पोर्शंस में दिया हुआ था। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पोर्शंस हैं जिनको एग्जामिनर इंडल्ज कर लेता है पेपर्स में। आप पास पेपर्स में पढ़ेंगे नंबर सेट्स को, कि जैसे होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, मोस्टली इन 3 के ऊपर ज्यादा वो फोकस करता है। नंबर सीरीज को आपको कुछ दिया होते हैं सेट 1, 3, 5, 7, नेक्स्ट आपने बताना होता है कि नेक्स्ट इसके अंदर कौन सा आएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या कोई भी उसमें सेट दिया होता है, उसमें एक खास किस्म का पैटर्न दिया होता है, आपने वो पैटर्न बताना होता है। एज प्रॉब्लम समटाइम पूछ लेता है कि एक की एज जितनी है दूसरे की एज उससे 2 गुना ज्यादा है, और 4 साल बाद पहले वाले की एज क्या होगी, इस तरह का। ये सारा कुछ जो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये सारा कुछ इनडायरेक्टली जो पहले पीछे हमने 4 क्वेश्चन पढ़े हैं उनके अंदर ही आता है। ये सारे पोर्शन भी उन्हीं के अंदर शुमार होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन पोर्शंस को भी आपको उन जो 4 पोर्शन है उनमें इंडल्ज करके आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ। लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको पास पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन या ऐसा एरिया लगता है जो हमारा कवर नहीं होता, तो आप वो मेरे साथ ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बिल्कुल बेसिक्स की से स्टार्ट करते हैं, ऐसा हम डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज करते जाएंगे। आज का लेक्चर बिल्कुल बेसिक होगा, इसमें हम नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में बल्कि प्राइम नंबर के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि अगर हम पास पेपर में देखें तो इनसे मुतल्लिक क्वेश्चन आए हुए हैं, वो एग्जामिनर लाइक करता है। और ये जो है ना नेचुरल नंबर, होल नंबर, नंबर सीरीज का पैटर्न, ये 7th 8th के क्वेश्चन है वैसे ना, लेकिन अब हमें 7th 8th की ये अरसा बहुत गुजर गया है। फिर हमारा कुछ एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसमें हमने जस्ट क्रैमिंग करके चीजें होती हैं, हमने इवन के जवाब याद किया होता है, और ऊपर का सारा सवाल अगर हमें जवाब याद हो तो ऊपर का सारा सवाल हम अपनी मर्जी से करना करके गलत मलत फार्मूला निकाल के आखिरी जवाब ठीक निकाल देते होते थे, जो 9th 10th में 8th में हमारी मैथमेटिक्स होती थी। हमें बस ये पता होना चाहिए कि आखिरी जवाब के दरमियान का हम कोई ना कोई टोटका लगा के बता देते होते थे। लेकिन जो हमारा एकेडमिक्स है और जो बाद में हमारे कमीशन आ जाते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा गैप है। एकेडमिक्स में जो कुछ हमने पढ़ा वो हमने रट्टा लगा के और इन चीजों के थ्रू पढ़ा। जब हम एग्जाम में अपेयर होते हैं वो हमसे कंसेप्चुअल बातें पूछ लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट इतने बेसिक होते हैं कि वो 7th 8th की बातें, लेकिन अब हमें वो भूल चुकी हुई है, हमें वो अब याद नहीं है, तो उनको बेसिकली हमें रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो जी हम चलते हैं इसके ऊपर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये जो आमतौर पे गिनती होती है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन,
इन्फिनिटी तक, आगे तक अगर इसको लेके जाएं तो ये सारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर के सेट को n से डोनेट किया जाता है। नेचुरल नंबर, उसका पहले ही लफ्ज n। सो नेचुरल नंबर को हम क्या कहेंगे कि नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और क्वेश्चन अब पास पेपर में आया है, एडी के पेपर में 17 ग्रेड में, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 0 1 2 या 3? तो उसका आंसर होगा 1। अब आपको नेचुरल नंबर के सेट की डेफिनेशन पता होगी तो आप 1 के ऊपर क्लिक करेंगे ना। सिमिलरली सेकंड, होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर में अगर आप 0 को भी शामिल हो लें, जो 0 है वो बाद में डिस्कवर हुआ था, और कहा जाता है, मतलब हम मुस्लिम्स तो यही कहते हैं कि 0 को अल-ख्वारिज़मी ने, एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया, और उसकी डिस्कवरी के बाद आपको पता है हर मामला में 0 तो इम्पोर्टेंट है, जो है इवन के पॉइंट वाला जो सिस्टम है हमारा अशारिये वाला, उसके अंदर भी 0 का अहम रोल है। तो इसके होल नंबर के सेट को हम डिनोट करते हैं W से। तो फिर होल नंबर का सेट क्या होगा, W is equal to bracket 0 1 2 3 and so on bracket 1। तो यहाँ जो पांच पेपर में क्वेश्चन आया है वो ये आया है, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? सबसे छोटा जो होल नंबर है वो 0 है। ये नीचे जैसे होल और नेचुरल नंबर को पिक में भी जाहिर किया गया। होल नंबर सारे हो जाएंगे, 0 से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होगा और सबसे छोटा होल नंबर 0 होगा। इसी तरह इंटीगर्स होते हैं। इंटीगर्स किसको कहते हैं? इंटीगर्स कहते हैं अदद को, डिजिट्स को। डिजिट्स प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। तो इंटीगर्स का आप सेट देखें, दरमियान में 0 दिया हुआ है और उसके लेफ्ट तरफ जो है 1 2 पॉजिटिव में दिया हुआ है, और राइट तरफ उसके राइट तरफ जो है वो 1 2 पॉजिटिव में दिया हुआ है, और लेफ्ट तरफ उसके -1 -2 -3 एंड सो ऑन दिया हुआ है। तो इंटीग्रल जो है वो प्लस और माइनस इंक्लूडिंग 0 जो है वो इंटीग्रल्स कहलाते हैं। अब ये ADIB जो है 2014 का पेपर है, उसमें वो पूछ रहे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 0 1 2 या 3? तो इसका आंसर होगा 1 जो है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। सिमिलरली एक पेपर में उसने होल नंबर का भी पूछा है, तो होल नंबर जो है वो 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर को हम P से जाहिर करते हैं, और ये ऐसे नंबर होते हैं जो एक और अपने आप पे ही डिवाइड, हम सिंपली कह लेते हैं ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, एक्सेप्ट 1, एक के अलावा। प्राइम नंबर का सेट 2 से स्टार्ट होता है। ये नीचे देखिएगा, हम इसको करके देखते हैं कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन में कैसे आ रहे हैं ये। देखिए 2 जो है वो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, एक के अलावा। एक को हम कंसीडर नहीं करते, 2 के ऊपर 2 देखिए सिर्फ 2 पे ही डिवाइड होता है, इसलिए ये एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट उसने दिया 3। 3 जो है वो भी 3 पे डिवाइड होता है, ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे नहीं हो रहा, आगे 4 पे नहीं हो रहा, सिर्फ ये अपने आप 3 पे ही डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, कि आंसर 1 आए, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। इसके बाद हम देखें 4। 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, नीचे सेट में भी नहीं है, क्योंकि ये 2 के ऊपर डिवाइड हो रहा है। 2 बार 4, तो आंसर 2 आ रहा है, इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है, ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने पे डिवाइड हो। नेक्स्ट 5 देखिए, ना 2 पे डिवाइड होता है, ना 3 पे डिवाइड होता है, ना 4 पे डिवाइड होता है, जस्ट ये 5 पे ही डिवाइड होता है, इसलिए 5 भी एक प्राइम नंबर है। उससे आगे देखिए 6
6 जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो ये इस डेफिनेशन से निकल गया प्राइम नंबर की। उसके बाद आ गया 7, 7 भी अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 8, 8 2 पे डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 9 3 पे डिवाइड होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 10 2 पे डिवाइड हो जाता है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 11, 11 देखिए अपने से छोटे किसी पे डिवाइड नहीं हो रहा, सिर्फ 11 पे ही डिवाइड होगा, तो ये एक प्राइम नंबर है। और साथ ये भी याद रखना है सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। तो हमें यहाँ से पता चला सबसे छोटा जो होल नंबर है वो 0 है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। चले अब मैं आपसे कुछ प्रैक्टिस करवाता हूँ प्राइम नंबर्स की। मुझे बताइए, नीचे सेट दिया हुआ है, सेट ए, सेट बी और सेट सी। आपने मुझे इसमें से बताना है कि कौन सा जो सेट है वो प्राइम नंबर्स का सेट है इसमें से। जी, इकरा ने कहा सी, जुबीना ने कहा सी, इब्राहिम ने कहा सी। जी, यहाँ पे सी जो है वो प्राइम नंबर्स का सेट है, क्योंकि ये चारों डिजिट जो हैं अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। अगर हम पहला देख लें तो 4 उसमें डिवाइड हो रहा है 2 पे, इसलिए ये डेफिनेशन से आउट हो गया प्राइम नंबर के सेट की। नेक्स्ट के अंदर भी 4 है, 6 भी है और 8 भी है, ये भी आउट हो गया। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको जरा नहीं, 0 और 1 प्राइम नंबर नहीं है, मैंने काफी दफा आपको बताया पहले, 0 1 प्राइम नंबर नहीं है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। जब सबसे छोटा 2 है तो 1 और 0 का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। आगे आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो बताइएगा इनमें से कौन सा नहीं है। एक जताशा ने बोला 91 नहीं, गलत। अफजल ने बोला 6, 6 तो ये ऑप्शन में नहीं है, शायद आप गालबन 61 बोलना चाह रहे थे, लेकिन आपका भी गलत। और कोई, पीछे 2 ही तो रह गए। 31, 61, मोमिना ने दूसरी बार 71 बोल दिया, कोची ने दूसरी बार 71 बोल दिया। यस, जो इनमें 71 है वो प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सारे प्राइम नंबर हैं। 31 देखिए किस पे डिवाइड होता है, किसी अपने अलावा किसी पे नहीं, इसका मतलब 31 जो है वो प्राइम नंबर है। 61 अपने अलावा किसी पे डिवाइड होता है नहीं, तो 61 भी प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद हम 91 पे आते हैं, 91 भी अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब हम देखते हैं 71, 71 क्या किसी पे डिवाइड होता है अपने अलावा? जी, ये किस पे डिवाइड होता है? ओ सॉरी, राइट आंसर इज 91। जताशा का जवाब ठीक है, राइट आंसर इज 71। जो 71 है वो भी किसी पे डिवाइड नहीं होता अपने अलावा, लेकिन जो 91 है वो डिवाइड होता है। अब ये किस पे डिवाइड होता है? ये 7 पे डिवाइड होता है। 7 को डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 13। ये देखिए 91, 7 को हमने यहाँ पे लिखा, 7 एक बार 7, 9 में से 7 गया 2, 1, 7 3 बार 21, या आप सीधा सीधा मल्टीपल 13 का करके देख लें, 13 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 91। तो जो ये 91 है वो प्राइम नंबर यहाँ पे नहीं है, बाकी सारे जो हैं वो प्राइम नंबर थे। तो इसका राइट आंसर जो है वो 91 बन रहा है,
91 जो है आप में से किस किसने बताया सबसे पहले जो है? जरताशा ने बताया, उसके बाद अब्दुल रहमान ने 2 ऑप्शंस दिए 91 का, उसके बाद इब्रारुल्लाह ने कहा, फिर जुबीना ने कहा। हाँ जी, 13 पे डिवाइड, 7 पे भी डिवाइड होता है, 13 पे भी डिवाइड होता है। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज, देखें कंसेप्ट प्राइम नंबर का था, लेकिन उसके बाद वो उन्हीं कंसेप्ट्स को डिफरेंट तरीकों से पूछ रहा है पेपर में। ये पास पेपर के क्वेश्चन है सारे। अब ये इसका मुझे बताइए, द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज, क्या आंसर होगा इसका? जी 28 कह रहे हैं स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर 28 है। अब ये क्वेश्चन किस तरह है? सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, पहले 5 कौन से हैं? पहला है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7 और फिर है 11। पहले 5 प्राइम नंबर जो इंटीगर्स में या हमारा जो सेट होता है नंबर्स का, तो इन सारों को आप ऐड कर लें। हाँ जी, इनको ऐड आप करेंगे, 23 13 नहीं, 13 से पहले 11 आता है, 28 बन जाएगा। 13 तो छठा प्राइम नंबर होगा। ये इनके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ये तीनों प्राइम नंबर्स के क्वेश्चन के। अब ये देखिए पास पेपर के क्वेश्चन, वहीं का स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, और उसके बाद एक क्वेश्चन ये है, एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 टू 50। इस क्वेश्चन को आप फिलहाल रहने दें, जब एवरेज का मैं आपको पढ़ाऊंगा कंसेप्ट, जिस दिन एवरेज निकालने का तरीकाकार होगा उस दिन इसको सॉल्व कर देंगे। वैसे इसका ये है 30 टू 50 के दरमियान जितने प्राइम नंबर हैं उनकी एवरेज निकालनी है। तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। 31 है, उसके बाद 37 है, उसके बाद 41 है, उसके बाद 43 है, और उसके बाद जो है 47 है। ये 5 जो है वो प्राइम नंबर है। 30 से 50 के दरमियान उसने पूछा और उनकी फिर एवरेज निकालनी है। अब जब हम एवरेज का कंसेप्ट करेंगे तब इन 5 को जमा करके 5 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर 39.8 निकल आएगा। लेकिन फिलहाल इसको हम यहाँ स्किप करते हैं, इसको हम तफसील में जो है एवरेज वाले लेक्चर के अंदर करेंगे। अब जी नेक्स्ट कंसेप्ट है मोड, मीडियन, मीन एंड रेंज। बिल्कुल बच्चों वाले कंसेप्ट हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, लेकिन जब तक हमने ये पढ़े नहीं होंगे तो हमारे लिए यही जो है वो मुश्किल चीजें होंगी। तो हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं चीजों को। मीन क्या होता है? मीन एवरेज को ही बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन निकालना, एवरेज निकालना। इस पे हमारा पूरा एक लेक्चर है, लेकिन फिर भी चले यहाँ पे हम इसको सिंपली कर लेते हैं। जितने भी नंबर दिए हों उनको ऐड कर लेने हैं आपने। फॉर एग्जांपल 2, 3 और 5 है, इन तीनों को आपने ऐड कर लेना है, इनका सम कर लेना है और नंबर्स जितने वो नंबर्स हों उसके साथ डिवाइड कर देना है। अब काउंट करना है दूसरे पॉइंट पे कि ये हैं कितने। पहले आप इनको ऐड कर लें, 5, 3, 8 और 2, 10। काउंट करें हैं कितने टोटल, 1, 2, 3, टोटल ये 3 है। इसको आप सॉल्व कर लें तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा 3.33 मीन निकल आएगा, जो मैंने आपको सेट बताया उसका। नेक्स्ट देखिए मोड क्या होता है। मोड जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को कहते हैं। आपके सामने अगर एक सेट दिया हुआ है, द मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू,
और उसमें जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, उसको कहते हैं मोड। मोड, मोस्ट या मोड। अब हमने क्या करना है, काउंट करना है हाउ मेनी ऑफ ईच वैल्यू पेयर। जो सबसे ज्यादा दफा पेयर होगी वो मोड होगा। एक से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं। नीचे एक सेट देखें, इसमें उसने दिया 2 2 3 5 5 और 7 8। इसमें से हमने निकालना था मोड। इसमें हमने देखा कि रिपीट सबसे ज्यादा बार कौन सा हो रहा है, तो दो डिजिट हमारे सामने आए, एक 2 और दूसरा 5। ये दो दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो दोनों ही यहाँ पे मोड कहलाएंगे। किसी भी सेट में एक मोड भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अगर तो वो इक्वली, अगर एक डिजिट, इसमें एक डिजिट का इजाफा कर दें, एक होता 5 और, अब इसका मोड क्या बनता, इस सेट का मोड बनता 5, क्योंकि 5 तीन बार रिपीट हो चुका होता। तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको हम मोड बोलते हैं। अब मैंने आपको मोड और मीन बता दिया। मुझे आप इसके अंदर मोड बताएंगे। पहले सेट में मुझे आप मोड बताएं, हम उसको बाद में कर लेंगे। जो हमारा है मीन वाला, वो तो आगे चल हमारा आएगा। भी आप मुझे यहाँ पे सिर्फ मोड बता दें, पहले सेट में कौन सा मोड है। जी, राइट आंसर होगा 3 एंड 7। 3 भी दो बार रिपीट है और 7 भी दो बार रिपीट है, तो इसमें जो मोड होगा वो आंसर में आएगा 3 एंड 7। सेकंड सेट की तरफ आए। सेकंड सेट के अंदर क्या मोड है। हाँ जी, सेकंड सेट में सिर्फ जो डिजिट 10 है वो रिपीट हो रहा है, बाकी डिजिट सिंगल टाइम्स है। तो इसके अंदर जो मोड बनेगा वो बनेगा 10। एक हमारा कंसेप्ट बीच में रह गया, वो है जी मीडियन का कंसेप्ट। मीडियन, मीडियन क्या होता है जी, मिडल वैल्यू। एक सेट अगर दिया हो, फॉर एग्जाम्पल 3 2 3 5 7 6 8, ये एक सेट दिया हुआ है। इसमें जो वैल्यू मिड में होगी उसको मीडियन बोलेंगे। लेकिन हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, मीडियन निकालते हुए आपको सेट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक तरतीब में लिखना पड़ेगा। डिजिट्स की जो रियल तरतीब होती है, चाहे वो असेंडिंग में छोटे से बड़े की तरफ लिख लें या डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ लिख लें, तो हम किसी भी तरह हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ लिख देते हैं। तो इसमें आप देखिएगा 2 3 3 5 6 7 8, ये इस तरतीब में इनसे होने चाहिए। असल में हमने इनको सही तरतीब में लिख लिया। अब इसमें देखिए मिडल में कौन सा है, 3 ये आगे, 3 इनसे ये आगे, तो मिडल में यहाँ पे बचा 5। हाँ जी, इस सेट का जो मीडियन है वो 5 है। लेकिन अगर इस सेट में डिजिट इस तरह होते,
इसको मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, 8 के बाद 10 भी है, तो अब हमने यहाँ 10 भी लिख दिया। अब हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो हमारे पास 3 इस तरफ हमने निकाल दिए, 3 इस तरफ निकाल दिए, मिडल में 2 वैल्यूज आ रही है 5 एंड 6। तो अब हम मीडियन कैसे निकालेंगे? अब हमें मीडियन निकालने के लिए अगर ऐसा हो कि दरमियान में कोई एक मिडिल वैल्यू ना निकल रही हो, तो हम 2 वैल्यूज को मिडिल वैल्यू निकाल लेंगे, उन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। 6 और 5 11 ओवर 2, इसको आप सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा 5.5। तो यहाँ पे जो इस सेट का निकलेगा मीडियन, वो निकलेगा 5.5। अब ऊपर दिए हुए सेट जो हैं, हम जो ऊपर एग्जांपल्स दी हुई है, आप लोग मुझे उसका मीडियन निकाल दें। पहले सेट नंबर 1 का निकाल लें, बताएं क्या होगा। सेट 1 को देखिए, हम पहले लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 3 4 5 7 7 8। इसके अंदर हम देख लेते हैं जी मिडिल वैल्यू क्या होगी। आप 4 यहाँ से कर लें, 4 यहाँ से कर लें, दोनों के दरमियान में मिड में जो वैल्यू निकल रही है वो हमारे पास आ रही है 4। तो पहले सेट का जो मीडियन है वो निकल रहा है 4। सेकंड सेट के ऊपर आ जाए। अब आप इनको आप अरेंज कर लें, 2 10 10 12 20 और 22। हम इनसे गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 हैं। हमने नीचे भी जो है वो 6 लिखे, तो इसमें इधर से ये 2 निकल जाएंगे, इधर से ये 2 निकल जाएंगे, बीच में 2 डिजिट आपके बच रहे हैं। तो इसका मीडियन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो 10 प्लस 12 ओवर 2, 10 और 12 आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 11। सेकंड सेट का जो आपका निकलेगा मीडियन, उसका आंसर होगा 11। अब आ जाते हैं हमारे आज के आखिरी कंसेप्ट के ऊपर, जिसको बोला जाता है रेंज। रेंज किसको कहते हैं? किसी भी सेट में दिए हुए सबसे बड़े हिस्से, सबसे बड़े डिजिट और सबसे छोटे डिजिट की जो डिफरेंस होता है उसको रेंज बोला जाता है। अब देखें, अगर वो हमें एक सेट देता है 1 to 100, तो उसकी रेंज क्या निकलेगी? ग्रेटेस्ट इसमें होगा 100, जैसे ऊपर एक स्केल दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट होगा 1, इन दोनों को अगर माइनस करें तो रेंज आ जाएगी 99। द राइट आंसर विल बी 99। तो ये जी रेंज है इस सेट की। एक और सेट देखें, ऊपर एक सेट दिया हुआ है 14 19 20 24 25 एंड 28। तो इसकी रेंज क्या निकलेगी? इसकी रेंज निकल रही है 14। कैसे? इसमें अब नीचे वाला आप देखें, हाईएस्ट 28 है, लोएस्ट 14 है, और रेंज का फार्मूला क्या है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो 28 में से, हाँ जी, 14 गया, 28 में से 14 गया, तो आपका आंसर आ गया 14। इस सेट की जो रेंज है वो 14 निकल आएगी।
मुझे ये नीचे 2 सेट दिए हुए हैं, मुझे आप पहले सेट की रेंज निकाल दें, फिर दूसरे सेट की रेंज निकाल दें। सेट नंबर ए, इसकी रेंज क्या होगी? जी, इकरा ठीक कह रही हैं। इसकी जो रेंज है जी, बिल्कुल हीर का जवाब गलत है, जुबीना का जवाब ठीक है। ये लड़कियों का ही मैथ अच्छा है मेरा ख्याल है। अबरारुल्लाह ने 4 निकाल दिए, माशाल्लाह, जबरदस्त। कितना इजी क्वेश्चन है। रेंज कहते हैं ग्रेटेस्ट माइनस लोएस्ट। इस सेट में क्या मुश्किल था? ग्रेटेस्ट इसमें 8 है, लोएस्ट इसमें 1 है। 8 और 1 को आपस में 8 में से 1 सब्सट्रैक्ट करें तो आंसर 7 आता है। इसमें कोई इतनी बड़ी हार्ड एंड फास्ट वो रूल था तो नहीं, वैसे जो 4 निकाला है किसी ने 6 निकाला है। और सेकंड सेट में, हाँ जी ठीक कह रहे हैं, ग्रेटेस्ट 22 है, लोएस्ट जो है वो 2 है। 22 में से 2 किया, आंसर जो है वो आपका 20 आ गया। तो ये जी इस तरह से हमने जो अपने मेन 4 और मजीद कंसेप्ट थे, मोड, मीडियन, मीन और रेंज, वो हमने देख लिए। और इससे पहले हमने देखा जो के नंबर्स के बारे में, जिसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और देख लिया प्राइम नंबर। इसके अलावा अगर नेचुरल नंबर के सेट्स की ही बात करें, हमारे पास जो होता है वो टाइम पीरियड एक आपके सामने है कि होता है 1 घंटे का लेक्चर होता है, उसमें कभी वो कम का भी हो जाता है, कभी 1.5 घंटे पे भी चला जाता है। उसमें हमें चीजों को डिस्कस करना होता है। तो लेकिन इसमें करना क्या होता है, जैसे आज हमारा अब मैथमेटिक्स चल रही है ना, आप जो मैं 2 सोर्स दे रहा हूँ, एक लेक्चर और एक मॉडल पेपर, वो तो आप कर ही रहे हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर नहीं हैं, आपके पास इससे ज्यादा टाइम होता है, ये दोनों चीजें आप आधे घंटे पौने घंटे में कर लेते हैं, तो आपको चाहिए कि आप लोग एक्स्ट्रा माइल भी जाएं। आप लोग अब देखें, मैंने आपको सेट ऑफ नंबर्स और जो पास पेपर में मोस्टली रिपीट होते हैं वो बता दिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल क्या होता है, प्राइम क्या होता है। लेकिन समटाइम वो आ, हाँ जी, और मजीद भी पूछ लेता है, जैसे इंटीग्रल्स का, वो भी मैंने आपको बताया। रैशनल नंबर क्या होते हैं, इररेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं। तो बेसिकली आपको मैं फील्ड्स कुछ बता देता हूँ, और मजीद उसके ऊपर सर्च करना भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको मजीद सर्च कर लिया करें, उसके ऊपर काम कर लिया करें। जो मैं शुरू से आपको कहता आ रहा हूँ कि रिकमेंडेड टाइम 3 to 4 आवर है 1 पेपर एमसीक्यू के लिए। डेली इतने घंटे आपको देने होंगे, तो 3 मंथ में आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर ये घंटे आप घटाते जाएंगे, अगर आप में से कोई डेली का सिर्फ 1 घंटा पढ़ रहा है, तो वो इसको 1 साल पे ले जाए। फिर अगर आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो इसको फिर आप 6 महीनों पे ले जाएं। ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं बात कर रहा हूँ एक एवरेज माइंड के बंदे की। इसमें एक फैक्टर आपका ये भी आ जाता है कि आपका जो लेवल है माइंड का, चीजों को पिक करने का कैसे है, वो भी इसके अंदर जो है ना आपका टाइम पीरियड में कंसीडर हो जाता है। लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज एक जो है माइंड की बात करें, तो वो आपका 3 से 4 घंटे पढ़ना मस्ट है 3 महीने के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोग पढ़े होंगे और आप लोग को पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप इससे कम पढ़े, आपकी और भी मसरूफियात हैं, तो उसके मुताबिक अपना टाइम पीरियड ज्यादा करते जाएं। ठीक है, वो लाजमी नहीं कि अकेडमी से अटैच रहें। आप लोग उसमें एक दफा कोचिंग ले ली तो उसके बाद खुद भी तैयारी कर सकते हैं। आपको मेन पता चल गया ये फील्ड है, ये एरियाज है, पास पेपर में यहाँ से आता है, उसकी आप प्रैक्टिस करते रहें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, एकेडमी के साथ अटैच रहने से हमारी एक रूटीन बन जाती है, तो
वो भी आप कर सकते हैं। आप मेरा सेकंड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ अटैच रह सकते हैं। उसमें ये होता है कि आप बार बार चीज़ों को रिपीट हो जाती हैं। अकेडमी का बेसिक मकसद तो वैसे होता यही है कि आप लोगों की ना रूटीन को सेट करना, जो मैं समझता हूँ बेसिक मकसद आपका यही होता है कि आपका लेक्चर हो जाता है, कोई मैं टेस्ट लेता हूँ तो वो मॉडल पेपर पढ़ लेते हैं, ज़हन में चीज़ें स्ट्राइक होती रहती हैं। बट ना मे भी पॉसिबल आप में से कई लोग ऐसे भी हों जो हम दोनों इकट्ठे एग्जाम में पेयर हो जाएं, तो मे भी पॉसिबल उसके नंबर ज्यादा आते हैं आप में से किसी स्टूडेंट के, ऐसा भी पॉसिबल है। इवन के CSS PMS के बड़े टीचर ऐसे होते हैं, पढ़ाते वो होते हैं, पढ़ाना एक मेथोडोलॉजी है बेसिकली, कि आप पढ़ाते कैसे हैं, अगले को चीज याद कैसे करवाते हैं। अक्सर ऐसे होता है CSS PMS में बड़ी बड़ी एकेडमीज के टीचर हैं, स्टूडेंट उनके सिलेक्ट हो जाते हैं, वो नहीं सिलेक्ट होते। लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो जो स्टूडेंट है वो टीच भी कर सकता है। वो CSP के कैलिबर का बंदा था, वो CSP लग गया। तो इन चीजों में होता है। बस आप लोग जो है वो थोड़ा सा अपनी मेहनत भी किया करें। सिर्फ इस चीज पे ना डिपेंड रहेंगे लेक्चर ले लिया तो इसका मतलब है जी आपका एग्जाम क्लियर हो गया। लेक्चर लेने के साथ साथ जो मैं आपको चीजें असाइन कर रहा हूँ वो भी पढ़ें, बल्कि एक्स्ट्रा माइल भी पढ़ें। मैं आप लोगों के साथ मैथ की एक शॉर्ट बुक भी शेयर कर दूंगा, जो आप में से जो है ना करना चाहे उसमें से कुछ कंसेप्ट वो भी कर ले। वैसे 4 एरियाज FPSC की तरफ से डेजिग्नेटेड है जो मैं आपको करवाऊंगा, ज्यादा क्वेश्चन उन्हीं में से आते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका कोई भी नंबर ना कटे मैथ पे, आपके 19-20 पूरे नंबर है 20/20, तो फिर आप वो बाकी कंसेप्ट भी उस बुक के साथ कवर कर दीजिएगा। वो मैं आज अभी आपके साथ लेक्चर शेयर करता हूँ तो वो बुक भी शेयर कर देता हूँ। 60-70 सफ़े की बुक है, वो ज्यादा बड़ी नहीं है। वो अगर आप उसका प्रिंट निकाल लें या वैसे प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि FPSC ने तो आपको एरियाज बता दिया, यही तैयारी जो मैं आपको करा रहा हूँ यही अप्लाई होती है आपकी जो है PPSC के पेपर्स में। PPSC का पेपर भी जनरल नॉलेज का ही होता है। यही आप कोई एनालिटिकल पेपर देते हैं GRE वगैरह का, मैथमेटिक्स यही रहनी है। आप MOD का पेपर देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, मैथमेटिक्स यही रहनी है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। टेस्ट की डेट चेंज ऑफ सेंटर की, एक्चुअली जो PPSC और FPSC होता है ये ऑटोनोमस बॉडीज हैं, इनकी कोई भी डेट देने की फिक्स नहीं है। इवन के जो वहां का अमला भी होगा ना, आप कॉल कर लें उनके नंबर पे, उनको भी नहीं इल्म होगा एग्जैक्टली। बट हम क्या करते हैं, हम चीजों का टेंटेटिवली अंदाजा लगाते हैं कि कितने मंथ बाद पेपर होता है हर एग्जाम का। जैसे FIA के लास्ट 2 इयर्स की बात कर लें तो क्लोजिंग डेट के ऑलमोस्ट 4 से 7 महीनों का पीरियड है। कभी एग्जाम जो है वो 4 महीनों बाद हुआ है, कभी 7 महीनों बाद हुआ है। डिपेंड करता है आपकी मुल्की कंडीशंस पे भी, और भी फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, वैसे टेंटेटिवली मैंने आपको बताया था, उम्मीद है कि आपको जल्द आ जाएगा चेंज ऑफ सेंटर, क्योंकि पिछला एग्जाम जो चेंज ऑफ सेंटर की इनकी ईमेल आती है, जो इनके पेपर हुए हैं वो गुजरे ऑलमोस्ट जो है महीना होने वाला है। तो अगले जो एग्जाम का शेड्यूल होता है ना, और उसमें सिर्फ FIA का नहीं होता, 18-20 एग्जाम होंगे। तो वो आप देखते हैं कि कब तक आ जाता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका? जितना आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल जाए वो उतना बेहतर है, क्योंकि FIA का थोड़ा सा मेरिट जो है ना वो हाई होता है। एक ड्रीम जॉब है, हर बंदा इस पे लगना चाहता है। इवन के CSS और PMS के स्टूडेंट भी प्रेफर करते हैं इस सीट पे आना। जो OMG ग्रुप में या रेलवे ग्रुप में चले जाते हैं, जो DMG ग्रुप में ऑफिस मैनेजमेंट, जो सॉरी पास ग्रुप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ACDC लगते हैं, या ASP लगते हैं पुलिस में, या फॉरेन सर्विस वाले, ये 3 ग्रुप तो नहीं आना चाहेंगे ना इस तरफ। ये भी बड़ी एलीट किस्म की है। लेकिन जो जरा पीछे वाले होते हैं, ऑफिस मैनेजमेंट में जो चले जाते हैं, रेलवे में जो चले जाते हैं, उनकी कोशिश होती है कि फिर वो FIA वगैरह या अथॉरिटी वाली जॉब पे आते हैं। ये उनसे बेहतर जॉब है। तो फिर जब वो लोग भी ये पेपर दे रहे होते हैं ना, तो FIA का जो मेरिट है ना वो काफी हाई चला जाता है। इंस्पेक्टर का थोड़ा कम रहता है 70 to 80 के बीच में, लेकिन FIA का तो 80 बल्कि 90 तक भी जाता होता है। फिर ये डिपेंड भी करता है कि उस साल की सीटें कितनी आई हैं, सीटों पे भी डिपेंड करता है।
अब लास्ट ईयर इंस्पेक्टर की गालबन 149 सीटें थी, एग्जैक्ट नहीं शायद इससे भी ज्यादा थी पिछले साल जो FIA की आई थी। अब उसका मेरिट तो डेफिनेटली 60 से 65 के दरमियान ही होगा, लेकिन इस साल इंस्पेक्टर की गालबन, अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं, एक टेंटेटिव कह रहा हूँ, 16 से 18 होंगी पंजाब की। ओवरऑल भी मेरा ख्याल 30-33 थी शायद। उसका मेरिट कम से कम भी आपका 75 प्लस बनेगा, ये भी एक फैक्टर आ जाता है। चले ठीक है जी, मेरा ख्याल क्वेश्चन आपको मजीद कोई नहीं है, तो लेक्चर को एंड कर